दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरपी स्मार्ट जीके के अंदर। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं साइंस का चैप्टर 6। आपको पता है कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो एसएससी हो चाहे वो रेलवेज़ हो, उनके अंदर साइंस का वेटेज तो लगभग रहता ही रहता है। ख़ास करके रेलवे के अंदर आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एलपी के अंदर साइंस बिल्कुल डीप से पूछा जाता है। और जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है बिल्कुल एनसीईआरटी का आधार मान के पूछा जाता है। तो इस वीडियो में जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इसके अंदर ये एनसीईआरटी का आधार ही है जो अलग से दिया हुआ है। ये साइंस की एनसीईआरटी है, वही ये चीज़ है, कोई अलग से नहीं है। लेकिन बुक से हटकर जो नोट्स इन्होंने बनाए हैं एनसीईआरटी के, सेम वो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। तो जो चैप्टर है वो है अध्याय 6 और इसका नाम है जीव प्रक्रम। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इससे बिल्कुल क्लियर होने वाला है। क्योंकि आप एमसीक्यू चाहे कितने भी लगा लो, लेकिन एग्ज़ाम्स के अंदर डीप से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। चाहे आप एग्ज़ाम का पैटर्न उठा के देख लीजिए, अगर आप इस वीडियो को एंड तक पूरा देखते हैं ना, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएंगे। उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे इजीली बन पाएंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम और आपका ये साइंस का चैप्टर है अध्याय 6। तो दिया हुआ है वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अब अनुरक्षण का कार्य मतलब, अब अनुरक्षण से हमारा तात्पर्य क्या है, ये अनुरक्षण दिया हुआ है। अनुरक्षण का जो काम होता है उसको कहते हैं रख रखाव। तो अनुरक्षण से यहाँ तात्पर्य रख रखाव से है, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब कि जो भी जितने भी संयुक्त रूप से हमारी बॉडी के लिए जो काम करते हैं, रख रखाव का काम करते हैं, उन्हें जैव प्रक्रम कहते हैं। और जो जैव प्रक्रम को है यहाँ पे 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पोषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वहन और चौथा है उत्सर्जन। तो हम बात करते हैं पोषण की। भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण, अवशोषण आप समझते हो, किसी चीज़ को अवशोषित करना, एवं शरीर के द्वारा अनुरक्षण रखरखाव के लिए इसका उपयोग पोषण कहलाता है। तो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है पोषण की, कि पोषण क्या है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं वो पोषण है, और पचे हुए भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण किया जाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा गया है। आपको पता है, ये चीज़ आप जानते हैं। अब आप देखिए कैसे इसमें बढ़िया इंडेक्स के रूप में समझाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। पहला है स्वपोषी पोषण और दूसरा विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपको भी पता है, पेड़ पौधे जो कि CO2 ग्रहण करते हैं और पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वह स्वपोषी कहते हैं। कहने का मतलब ये किसी पर डिपेंड नहीं होते, ये अपना जो भोजन है वह स्वयं बनाते हैं। दूसरा है विषमपोषी भोजन। इसमें क्या कहता है? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जैसे हम आश्रित किन पे है, पेड़ पौधों पर, तो हम अपना भोजन जो है स्वयं नहीं बना सकते। हम गेहूँ खाते हैं, हम चावल खाते हैं, हम दूसरों पर डिपेंड है। तो इसमें उदाहरण देखिए, मानव और अन्य जीव, क्योंकि हम दूसरों पर निर्भर है इसलिए हम विषमपोषी पोषण में आते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दे रखा है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधे में तथा जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अब यहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ पे दे रखा है एक बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसका मतलब जीवाणु भी प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछी जाती है। बढ़ते हैं आगे, प्रकाश संश्लेषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा। और दूसरी बात, एक एक शब्द की वैल्यू है एनसीईआरटी की बुक से। ये एनसीईआरटी की बुक है, नोट्स बुक है, ठीक है। यह वह प्रक्रम है जिसे स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। तो ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं।
जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको इसमें दिया हुआ है और काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश से क्या बनता है, C6H12O6 प्लस 6O2 6H2O। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कि कौन कौन सी सामग्री है वो प्रकाश संश्लेषण में आपकी उपयोगी है। तो इसके अंदर आप देखिए, सूर्य का प्रकाश, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो सूर्य का प्रकाश होता है। क्लोरोफिल जो पत्ती में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी के से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे आप स्टार लगाइएगा। इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पहला पॉइंट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यहाँ पे ये पूछ सकता है किसका अपघटन होता है, किसका अपचयन होता है, तो ये आप चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा और जो जल का अणु है उसका ऑक्सीजन में अपघटन होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं, आगे आता है रंध्र। आपको पता है स्टोमेटा से हमेशा एग्जाम में ना ये क्वेश्चन पूछता है। इसकी आपको संरचना दे देगा, कोई सा भी टॉपिक होगा रंध्र का क्वेश्चन उसमें दे देता है। तो बढ़ते हैं, पत्ती की सतह पर जो आपकी पत्ती होती है, यहाँ पे देखिए ये इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना वो दिया हुआ है। ये देखिए ये पत्ती है आपके और ये इसकी संरचना है रंध्र की। आगे ये इसके बीच में ये रंध्र, ये द्वार कोशिकाएं हैं और ये सहायक कोशिकाएं हैं। आपको ग्रुप डी में क्या होता है, एक चित्र दे देते हैं, ठीक है, और वो चित्र यहीं से उठाए जाते हैं और कहीं से नहीं उठाए जाते। आपको ये नाम याद रखने हैं, कौन सी जगह पे क्या है, कौन सी जगह पे क्या नहीं है। तो बढ़ते हैं, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इसी, तो ये लाइन याद रखना, फर्स्ट लाइन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों से होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन के लिए, विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। आगे बढ़ते हैं, विषम पोषी पोषण। तो ये देखिए अब ये 3 चीज़ हैं। अब पिछली बार LP में क्या हुआ था कि क्वेश्चन जो पूछा गया था ना वो पूछा गया था मर्तजीवी पोषण से, और ये दे रखा था सेप्टोट्रिक। वो आपको इंग्लिश में भी दे सकता है, वो हिंदी में भी दे सकता है, दोनों चीज़ में दे सकता है। तो विषम पोषी पोषण है वो मेनली हमारा 3 तरह का होता है, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इसके आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखने। तो अपन होलोजोइक को देखते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो ये यहाँ पे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा जो पदार्थ है वो अंतर्ग्रहण करता है तो उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो अमीबा और मानव, आपको पता है कि दोनों का पाचन शरीर के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है फफूंदी और कवक। आपको पता है कि कोई भी ऐसे सड़े गले चीज़ है उस पर कवक लग जाती है। अब ये देखिए परजीवी पोषण, ठीक है। अभी ALP का जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 की बात है और 2024 में भी पूछा गया, आने वाले कई एग्ज़ाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जीव है जो बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करता है। अब यहाँ पे दे रखा है अमरबेल, ठीक है, और अगर इंग्लिश में मैं इसको बोलता हूँ तो इसको क्यूस्केटा बोलता हूँ मैं, क्यूस्केटा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको क्यूस्केटा कहीं ना कहीं दिख जाएगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसा कि अमरबेल, इसको क्यूस्केटा भी बोलते हैं, और जूं फिताकृमि। जूं होती है हमारी, हमको मार थोड़ा देती है लेकिन हमारे से वो पोषण प्राप्त करती है, तो ये भी उसका एक उदाहरण है। आगे देखते हैं अमीबा। तो यहाँ पे बात की गई है अमीबा में पोषण। अब यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर आपको दिखाए गए हैं, ठीक है।
आपने ये पहले भी देखे थे, ये केंद्रक होता है और ये इसका भोजन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए जो अपने जो ये दोनों टांगे हैं ना, इनको खोल लेता है, ठीक है, और बाद में इनको बंद कर लेता है। तो ये इस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसमें लिखा हुआ है भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, ये पादाप है, ठीक है, ये पादाप बोलते हैं इनको। और ये खाद्य रिक्तिका बन जाती है। खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की उद्गता करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं हम पैरामीशियम में पोषण, देखते हैं इसको। पैरामीशियम पक्षवाक्षीय विधि से ये ग्रहण करता है, भोजन के एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। अब बात करते हैं मनुष्य में पोषण। अब इसमें कितने स्टेज होती है, 5। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, मतलब बाहर निकाल देना। तो जो हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, मुंह से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में भोजन का अंतःग्रहण, मतलब हमने ग्रहण कर लिया। दांत जो है भोजन को चबाते हैं। जीभ क्या करती है, भोजन को लार से पूरी तरह मिलाती है। अब आप देखिए आपको याद करने में कितना ईजी होगा ये, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट इसमें दे रखा है आपके लिए, बहुत शानदार ये चीज़ होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। मुंह क्या करता है, भोजन का अंतःग्रहण करता है। दांत भोजन को चबाते हैं। जिह्वा क्या करती है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह से मिला देती है, जिससे क्या है कि हम आसानी से उसको निगल सकते हैं। लार ग्रंथि, लार से निकलने वाले रस को लारस्य लार कहते हैं। स्टार्च, लार, एमिलेज एंजाइम, माल्टोज, शर्करा, ठीक है। भोजन ग्रसिका, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रसिका की क्रमानुकुल गति द्वारा ले जाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गति के द्वारा भोजन को अंदर ले जाया जाता है, तो क्रमाकुचन यानी पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है कि ये जीभ है, ये मुंह है, ये ग्रास नली है, ये अमाशय है, ये शुद्रांत है, मतलब जिसको कि आंत बोलते हैं, ये अग्नाशय है। तो काफ़ी चीज़ें इसके अंदर है, ये आप देखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ये अमाशय के बारे में दे रखा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जठर ग्रंथियाँ, ठीक है। कौन कौन सी, पेप्सिन, हाइड्रोक्लिक एसिड और श्लेष्मा। पेप्सिन क्या करता है, पाचन एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करता है। हाइड्रोक्लिक एसिड क्या करता है, ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है, जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। तो ये जो सहायक वाली चीज़ है ना, ये ध्यान रखना आप कि पेप्सिन की सहायक में क्रिया में सहायक होता है। और श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है, म्यूकस, अमाशय के अंदर जो हमारा एसिड होता है ना, उससे रक्षा करते हैं हमारा म्यूकस, जिसको कि श्लेष्मा कहते हैं। शुद्धांत का मतलब होता है आंत, ठीक है। बड़ी शुद्धांत, छोटी शुद्धांत, ये आप देखिएगा। आंत रस, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है। वसा अम्ल ग्लिसरॉल में बदल जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाता है। दूसरा पॉइंट है, यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। यकृत से पित्त रस निकलता है, पित्त लवण, ठीक है। वसा और छोटी छोटी गोलिकाओं में टूट जाता है, ये पूछा जाता है कई बार। वसा की छोटी छोटी, ये इमल्सीकरण इसको दिया जाता है और छोटी छोटी गोलिकाओं में एक साबुन की तरह, मेल पर साबुन का जो काम होता है ना, उसकी तरह ये क्रिया होती है। अग्नाशय से 3 रस निकलते हैं, अग्नाशय रस, एमिलेज एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज एंजाइम। प्रोटीन क्या करता है, ट्रिप्सिन पेप्टोन्स में बदल जाता है। वसा लाइपेज, वसा अम्ल, स्टार्च, एमिलेज और ग्लूकोज। ये दीर्घोम होता है। अवशोषण का सतह क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अब ये आता है हमारा बृहदांत यानी बड़ी आंत। जल का अवशोषण, वज्र पदार्थ तथा गुदा शरीर से बाहर निकल जाता है। लास्ट में जो अपचा जो भोजन पच के जो वेस्टेज बच जाता है ना, वो बाहर निकल जाता है। अब आता है हमारा शोषण। पोषण प्रक्रम के दौरान की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय शोषण कहते हैं। ये 2 तरीके से होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब देखते हैं हम यहाँ पे बिंद द्वारा ग्लूकोज का विखंडन लिखा हुआ है। आपको ग्लूकोज का जो सूत्र है वो पता होना चाहिए, C6H12 और O6। अभी क्या होता है, कोशिका द्रव में पाइरूवेट प्लस एनर्जी। अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन के अभाव में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, ठीक है। और इसमें क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और ये माइक्रोकॉन्ड्रिया बनेगा, और ये बनेगा हमारे कोशिका द्रव के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। जब आपको पता है कि वायवीय श्वसन है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आपसे पूछेगा कि जो वायवीय श्वसन है वो किस में होता है, यह कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कितनी, 36 एटीपी। उदाहरण मानव। अब बात करते हैं हम अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अनुपस्थिति में होता है सॉरी। ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह केवल कोशिका द्रव में होता है। ये आप बात हमेशा याद रखिएगा। जो अवायवीय श्वसन होता है, जो ऑक्सीजन के अभाव में होता है, वो कोशिका द्रव में होता है। इसका उदाहरण है यीस्ट। ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मानव का श्वसन तंत्र आपको पता है, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, ये श्वसनी है, श्वसनिका, फुफ्फुस, और ये पूरा आपको स्ट्रक्चर दे रखा है। सारी चीज़ें में इसमें बताई हुई है। डायफ्राम है, पसलियाँ हैं, और ये कूपिका है, और ये मानव की श्वसन क्रिया है। इसको हम एक बार देख लेते हैं। अतः श्वसन के दौरान वक्षीय गुहा फैलती है। वक्षीय गुहा जो छाती होती है ना, उसको बोलते हैं वक्षीय गुहा फैलती है। पसलियाँ, संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है। वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। गुहा में वायु दाब कम होता है और वायु में फेफड़ों में बढ़ती है। उच्च श्वसन में क्या है, वक्षीय गुहा अपने मूलाकार आकार में वापस आ जाती है। पसलियाँ की पेशियाँ शिथिल हो जाती है। वह अपने स्थान पर वापस आ जाता है। गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। मेन चीज़ ये, आप एक तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी के चीज़ में ये बिल्कुल डिटेल में दे रखी है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आएगी। ये देखिए, अंतर श्वसन दे रखा है। वायुमंडल से गैसों को अंदर ले आना, फेफड़ों से वायु गैसों को बाहर निकाल देना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वो विलीय ऑक्सीजन, यानी कि जो पानी के अंदर ऑक्सीजन रहता है ना, उसका उपयोग जो जलीय जीव करते हैं, जैसे कि मछली हो गई। अब ये दे रखा है यहाँ पे कूपिका, जो मैंने आपको बताई थी। कूपिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखिएगा। वायु से ऑक्सीजन युक्त जो है कूपिका से रक्त वाहिका प्लस O2 आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2, हीमोग्लोबिन के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है ना, तब ये बनता है। CO2 का उत्पादन, ये वापस ऊतक में जा रहा है। ठीक है, ये आ रहा ग्लूकोज का ऑक्सीजन, ये उल्टा, सारी चीज़ें उल्टी हो जाती है। ये यहाँ से गई और ये ऐसे वापस घूम जाएगी। ये CO2 में फिर ऊतक में जाएगी। ये पूरा आप देख सकते हो। उसके बाद आता है संवहन। मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने के लिए तंत्र संवहन तंत्र कहलाता है। संवहन तंत्र किसे कहते हैं, जो आपके मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक निरंतर आपूर्ति करता है, उसे संवहन तंत्र का ऐसा कहते हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। पहला है हमारा हृदय, दूसरा है रक्त नली का धमनी, और तीसरा है वहन माध्यम रक्त व लसिका। अब यहाँ पे ब्लड के लिए दे रखा है, रक्त हमारा ठोस अवयव, ठीक है, रुधिर कणिकाएं, और द्रव्य अवयव में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा के बारे में देखिए, पीले रंग का तरल पदार्थ होता है, इसमें 90% जल होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 90% जल किस में होता है, प्लाज्मा में होता है। और इसमें बहुत सी अलग अलग चीज़ होती है, जैसे एल्ब्यूमिन होता है, अजैविक खनिज तत्व होते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, और ये प्लेटलेट्स। O2 और CO2 का वहन हीमोग्लोबिन के साथ रक्त को लाल रंग कर देता है। अगर इसके साथ ऑक्सीजन मिलेगा ना, तभी जाके लाल रंग का हो जाएगा। उसके बाद श्वेत रंग का वाइट ब्लड सेल, यह रोग मुक्त करने में सहायक होता है। मतलब ये आपसे, आपके शरीर में अगर कोई वायरस घुस गया है या आप बीमार पड़ गए, तो हमारे जो वाइट ब्लड सेल होते हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और हमारे को बचाने का काम करते हैं। फिर प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक करता है। जैसे कोई चोट लग जाती है तो क्या होता है, वहाँ से खून बहता रहता है, तो छोटी छोटी जो प्लेटलेट्स होती है वो जाले के रूप में जम जाते हैं और हमारा ब्लड है वो बहने से रुक जाता है। अब रक्त वाहिका, ये देखिए धमनी और शिरा। धमनी और शिरा ऑक्सीजन रुधिर को, धमनी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है, ऑक्सीजन रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी, धमनी की मोटी व अधिक लचीली होती है, इसमें वॉल नहीं होते, ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है।
अब बात करते हैं हम शिरा की। शिरा विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती है। शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वॉल होते हैं और ये सतही होते हैं। अभी आप फेफड़ों का जो डायग्राम है ये देख सकते हो, दायां आलिंद और बायां आलिंद, दायां नीले और बायां नीले, काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। ये आपको मैं PDF दूंगा, उसमें आप आराम से देख सकते हो। अभी हमें थ्योरी कंप्लीट करनी है। अब इसके बारे में देखा है कि मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो सारे रुधिर में परिसंचरण का काम करता है, आपको पता है। आलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप पर रुधिर भेजना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके। और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर दे रखा है, महाधमनी, ये वोल दे रखे हैं, दायालिन बायालिन, ये मानव का हृदय का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। हृदय में उपस्थित वोल रुधिर को उल्टी दिशा में प्रवाहित होने से सुनिश्चित करता है कि जो हमारा जो ब्लड है वो गलत दिशा में नहीं हो, इसलिए वोल में दिया रहता है। लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह होती है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायक करता है। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको आप स्किप कीजिएगा। अब आता है पादपों में परिवहन, सबसे ज़रूरी, और इस पे आप 3 स्टार लगा के देख लो। 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100% इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम पादपों में परिवहन, जाइलम और फ्लोएम। आपको पता है 2 तरह के, जो एक तो जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो क्या है, खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ये देखिए, पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण को उत्पादित पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। तो इसमें जाइलम और फ्लोएम का मतलब क्या है, जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण के मध्य अंतर के चलते जल मृदा से जड़ों में प्रवेश करता है। क्यों करता है, क्योंकि मध्य आयन सांद्रण में ना वो अंतर उत्पन्न हो जाता है, इससे वह जड़ों में प्रवेश कर जाता है। इसके साथ ही जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है यदि दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। यही जल पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्पन के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। अब देखिए, जल के अवशोषण एवं जल के पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के ऊपरमुखी गति में सहायक होते हैं। पौधों में ताप नियंत्रण में सहायक होते हैं। अब दूसरा हमारा भोजन तथा पदार्थों का स्थानांतरण। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है, जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा से पूरा होता है तथा सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में ATP ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। ये सुक्रोज ध्यान रखना, ये आप ऐसे ध्यान रखना ये किससे कनेक्टेड है। सीधी सी बात मैं बताऊँ, इतना सारा किसी को भी याद नहीं होता है। हमेशा जब आप कोई भी लाइन पढ़ते हैं NCERT की, तो हमेशा उसमें से एक चीज़ ध्यान रखना, ये किससे कनेक्टेड है, वो हमेशा रखना है। अब बात करते हैं हम मानव में उत्सर्जन की। वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों के उपापचयी क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। मतलब वही बात है, जो हमारी जो किडनी क्या होती है, ये एक तरीके से खून को स्वच्छ करती है और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बाहर निकाल देती है। अब इसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनमें से आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछ सकते हैं। एक जोड़ी वक्र, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। आगे बढ़ते हैं। वक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो हमारा मूत्र है वो किस में एकत्रित रहता है, वो मूत्राशय में एकत्रित रहता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में वज्र हानिकारक अपशिष्ट, वही जो मैंने आपको बताया कि हानिकारक अपशिष्ट को बाहर निकलता है, छान कर बाहर आता है। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया और कौन कौन सी चीज़ें इसमें सहायक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। बोमन संपुट ये पूछा गया था अभी। वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वृक्काणु के कितने भाग हैं? कोशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं गुच्छ होता है। बोमन संपुट, नलिकाकार भाग और संग्राहक वाहिनी। ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। ये आपको दे देगा वो कि वृक्क के कौन कौन से भाग है और कौन कौन से नहीं है,
4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से एक नहीं होगा, वो आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्त में उत्सर्जन की क्रियाविधि, ये जो पूरी क्रियाविधि है ना, ये इसमें आपको अच्छे तरीके से समझाई हुई है। ये देखिए पूरा डायग्राम इसमें दिया है, तो ये आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए। अब इसमें आगे दे रखा है कोशिका गुच्छ निस्पंदन। जब रक्त धमनी की रकानों में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज में अमीनो अम्ल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका में गुच्छ से छनकर वोमन संपुट में आ जाते हैं। तो यही वो वोमन संपुट है, और ये आप देख लीजिएगा। ये वर्णात्मक पुनर्वशेषण वर्णाणु के निकल भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व लवण का होता है। इसके बाद में ये यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ वर्णाणु के निकल भाग के अंतिम शरीर में रह जाते हैं और मूत्र का निर्माण करते हैं। तो ये यही आपको पढ़ना है। और इसके बाद में आ जाता है कि ये बात दे रखी है डायलिसिस की, इसमें बता रखा है, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा है नहीं। ये लाइन आप देखिए, एक स्वस्थ वयस्क प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वक्त में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। यह शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनर्वसित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन, वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पा लेते हैं। ये अभी पूछा गया था टेक्नीशियन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेम इसी लाइन से पूछी गई थी। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ तथा कोशिका रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। ये देखिए रेजिन तथा गोंद क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। ऑप्शन दे देगा आपको, इनमें से अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, तो गोंद एक अपशिष्ट पदार्थ है। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में स्फुरित कर देते हैं। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6, जो कि बिल्कुल एनसीईआरटी से लिया गया है। और अगर आप साइंस पढ़ते हो, लेकिन आप अगर बुक से साइंस पढ़ोगे तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्ट लगेगी, क्योंकि उसमें बहुत लैंग्वेज हार्ड है। और अगर आप इन नोट्स का उपयोग करते हो, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, और आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो, जिससे आपको चीज़ें अच्छी समझ में आएगी। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस तरह की साइंस की सीरीज चाहिए तो भी हमें बताइए। और आपको जो आप टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइए, आपको ये PDF वहाँ पे मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।